हेलो मेरे प्यारे बच्चों, फिर से हम आपका स्वागत करते हैं आपकी फिजिक्स की क्लास में। लास्ट लेक्चर में हमने देखा न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और हमने वहां पर देखा कि अगर दो बॉडी के बीच में फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात करो तो वो मैग्नीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और उस कॉन्सेप्ट से, अगर मैग्नीट्यूड के कॉन्सेप्ट से रिजल्टेंट फोर्स का अगर हमको कैलकुलेशन करना होता है तो हमको वहां पर रिजल्टेंट फोर्स का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा या रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स का कॉन्सेप्ट वहां पर हमें यूज करना पड़ेगा। इस लेक्चर में हम बात कर रहे हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशन लॉ। ओके, यहाँ पर हम वेक्टर फॉर्म की हेल्प से विदाउट रिजोल्यूशन, विदाउट फाइंडिंग दी रिजल्टेंट, हम डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो हमें आज समझना है वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशन लॉ, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ, यूनिवर्सल लॉ इन वेक्टर फॉर्म। आज हम इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले वेक्टर के कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज करेंगे, क्योंकि अगर हमें 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब समझ में नहीं आता है तो हम वेक्टर फॉर्म को नहीं समझ सकते। तो थोड़ा सा हम एक रिकेप की बात करते हैं जिसमें हम बात करेंगे वेक्टर रिप्रेजेंटेशन की। और वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के लिए हम यहाँ पर एक 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसिडर करते हैं। क्या कंसिडर कर सकते हैं? 3D कोऑर्डिनेट 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसको हम कहेंगे रेफरेंस फ्रेम। क्या कहेंगे? रेफरेंस फ्रेम, जिसे हम क्या कह सकते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस या फिर रेफरेंस फ्रेम भी कह सकते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ओके, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कह सकते हैं। अब यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, इसमें हमारे पास में 3 एक्सिस होती है। हमारे पास में एक्स एक्सिस होती है, ओके, और एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर हम आई केप कंसिडर करके चलते हैं। हमारे पास में वाई एक्सिस होती है और वाई डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर होता है उसे हम जे केप कंसिडर करके चलते हैं, तो आपको पता ही होगा। और जेड डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर हमारे पास में एक जेड एक्सिस भी होती है और उसका यूनिट वेक्टर हम के केप कंसिडर करते हैं। अब यहाँ पर अगर हम इन तीनों एक्सिस, जिनको हम रेफरेंस एक्सिस कहते हैं, ओके, इनको हम रेफरेंस एक्सिस कहते हैं, और इन रेफरेंस एक्सिस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं ओरिजिन, और उसका कोऑर्डिनेट होता है 0,0,0। अगर हम 3D में कोई एक पॉइंट कंसिडर करें जिसका कोऑर्डिनेट है x, y, z, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम x डायरेक्शन में x डिस्टेंस चल रहे हैं, y डायरेक्शन में y डिस्टेंस चल रहे हैं, z डायरेक्शन में हम z डिस्टेंस चल रहे हैं। तो इस पॉइंट को अगर हम यहाँ ओरिजिन से मिलाते हैं, इस पॉइंट को अगर हम यहाँ जस्ट ओरिजिन से मिलाते हैं, इस पॉइंट को अगर हमने ओरिजिन से मिलाया, तो ये ओरिजिन से मिला दिया तो हमको एक वेक्टर मिला आर वेक्टर। क्या मिला? आर वेक्टर। और इस आर वेक्टर को हम कहेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट पी, उस पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। आर वेक्टर को क्या कहेंगे? पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, उस पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर। और इस आर वेक्टर को अगर हमको फाइंड करना है तो ये क्या होगा? एक्स आई केप प्लस वाई जे केप प्लस जेड के केप, ये उसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हुआ, उस यूनिट वेक्टर का, सॉरी, उस पोजीशन वेक्टर का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हुआ। ओके, और अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, इस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, जिसको सिंपल आर आप लिख सकते हो, तो हम लिखेंगे रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके, ये इसका हमने मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया। ओके, अब अगर हम इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फाइंड करना चाहे, क्या फाइंड करना चाहे? अगर हम यूनिट वेक्टर फाइंड करना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर अलोंग दी आर डायरेक्शन, तो वो होगा आर केप, और वो होगा आर वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। तो हम लिखेंगे एक्स आई केप प्लस वाई जे केप प्लस जेड के केप डिवाइडेड बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके,
तो हमने यहाँ पर उसका यूनिट वेक्टर भी असाइन कर लिया। ये सारे कॉन्सेप्ट बड़े इंपॉर्टेंट है जो हमें समझना है। ओके, आगे हम देखते हैं, हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की। किसकी बात करते हैं? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करते हैं। अगर अब हम बात करें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की, मतलब ऐसा वेक्टर जो दो पॉइंट को कनेक्ट कर रहा है, दो पॉइंट को मिला रहा है, उस वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हम कैसे देखेंगे उसकी बात करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में क्या आता है? हमारे पास में आता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या आता है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है? तो यहाँ पर फिर से हमारे पास में हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है। हमारे पास में एक्स एक्सिस है, हमारे पास वाई एक्सिस है, हमारे पास जेड एक्सिस है। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा जेड एक्सिस है। और हमने यहाँ पर एक पॉइंट नंबर 1 कंसिडर किया है और यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 कंसिडर किया है। ओके, जब हम इस पॉइंट नंबर 1 को ओरिजिन से मिलाते हैं, ओके, तो हमको मिलता है R1 वेक्टर। और जब हम इस पॉइंट नंबर 2 को ओरिजिन से मिलाते हैं तो हमको मिलता है R2 वेक्टर। दिस आर द पोजीशन वेक्टर। अगर हम R1 वेक्टर का पोजीशन वेक्टर फाइंड करेंगे तो क्या होगा? वो होगा एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के के। ओके, यहाँ पर x1, y1 और z1। और ऐसे ही अगर आपको R2 वेक्टर फाइंड करना है तो वो कितना होगा? वो होगा x2 आई के प्लस y2 जे के प्लस z2 के के। ओके, तो यहाँ पर इन दोनों पॉइंट को कि जो पोजीशन वेक्टर है वो हमने फाइंड कर लिए। अब इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली एक वेक्टर, इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाला एक वेक्टर, इन दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया। इन दोनों को जब कनेक्ट किया तो हमको मिला एक R21 वेक्टर जो 1 से 2 को कनेक्ट कर रहा है ना। ये R21 वेक्टर क्या होगा? ये होगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। क्या होगा? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो यहाँ पर अगर हम इनका वैल्यू पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा x2 माइनस x1 आई के प्लस y2 माइनस y1 जे के प्लस z2 माइनस z1 के के। ओके, शायद ये आपको समझ में आ गया होगा। और दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x डायरेक्शन का बात हम अलग करेंगे, y डायरेक्शन का बात अलग करेंगे, z डायरेक्शन का। तो हमने लिखा x2 माइनस x1, x को सब्ट्रैक्ट करना है, y को सब्ट्रैक्ट करना है और z को सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ से हमको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिला। अब इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का हम मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं और इसकी डायरेक्शन में हम यूनिट वेक्टर भी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और हमको समझना पड़ेंगे कि अगर हम R21 वेक्टर की बात करें तो हम इसे लिख सकते हैं माइनस ऑफ R12 वेक्टर। ओके, 1 से 2 को मिलाने वाला, मतलब कि 2 के रिस्पेक्ट में 1 का पोजीशन। यहाँ पर ये जो सब्सक्रिप्ट हम यूज़ कर रहे हैं R21, इसे बड़ा ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर हम R21 लिख रहे हैं, मतलब कि 1 से 2 को मिलाने वाला, 1 से 2 को मिलाने वाला वेक्टर है R21 वेक्टर। इसका मतलब आप कह रहे हैं पोजीशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। बड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा, नहीं तो कंफ्यूजन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर R2 वेक्टर को हम लिखेंगे पोजीशन ऑफ 2, पोजीशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। ओके, पोजीशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। तो यहाँ पर हमने ये कॉन्सेप्ट देखा। ऐसे ही R12 को भी आप समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हमने वेक्टर रिप्रेजेंटेशन समझा। अब अगर हम यहाँ पर ग्रेविटेशनल लॉ को देखते हैं तो क्या कहेगा, उसको कैसे हम समझेंगे उसकी बात करते हैं, है ना। तो अब हम वेक्टर फॉर्म की बात कर रहे हैं, है ना। हम बात कर रहे हैं वेक्टर फॉर्म। ओके, वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन के वेक्टर फॉर्म की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में एक बॉडी m1 जिसका पोजीशन वेक्टर r1 वेक्टर है और एक बॉडी m2 जिसका पोजीशन वेक्टर r2 वेक्टर है। तो यहाँ पर अगर हम फर्स्ट वाले बॉडी पर फोर्स की बात करेंगे तो उसे हम लिखेंगे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। क्या लिखेंगे?
फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और इसका डायरेक्शन किधर होगा, इसका डायरेक्शन होगा R12, मतलब कि R12 ये वाला डायरेक्शन है और इसके अपोजिट डायरेक्शन में। R12 क्या होगा, 1 का पोजीशन 2 के रिस्पेक्ट में, है ना। अगर मैं इसे यहाँ पर कनेक्ट करूँ, जस्ट अ मिनट, हाँ, अगर मैं यहाँ पर इसका डायरेक्शन असाइन करूँ तो ये वाला जो डायरेक्शन होगा वो R12 का डायरेक्शन होगा। ओके, तो F12 हम लिखेंगे -G m1 m2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर इंटू R12 कैप। ओके, अब यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन आने के चांसेस हैं। आप डेफिनेटली ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर पहली बात तो यहाँ पर माइनस साइन क्यों लगाया। माइनस साइन बेटा लोगों इसलिए लगाया है क्योंकि जो R12 का डायरेक्शन है वो कैसा है, वो हमने यहाँ पर देखा पिंक कलर से, R12 का डायरेक्शन ऐसा है, 1 का पोजीशन 2 के रिस्पेक्ट में, पर फोर्स का डायरेक्शन कैसा है, उसके अपोजिट, इसलिए हम। दूसरा क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पर आपने आर कैप क्यों लिया, क्योंकि बेटा लोगों ये मैग्नीट्यूड बता रहा है और ये इसका डायरेक्शन बता रहा है। ये जो यूनिट वेक्टर है ये क्या बता रहा है, इसका डायरेक्शन बता रहा है। क्या बता रहा है, इसका डायरेक्शन बता रहा है। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, हमने देखा कि अगर वेक्टर फॉर्म में आपको यूनिट वेक्टर फॉर्म में अगर फोर्स को रिप्रेजेंट करना है तो ये उसका फार्मूला है, ये उसका फार्मूला है। ओके, और कुछ हम अच्छे कॉन्सेप्ट देखते हैं, जरा ध्यान से समझना है, ठीक है। अगर हम लिखते हैं F फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो हम लिखेंगे -G m1 m2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर इंटू R21 वेक्टर। और ये जो R21 कैप है, यहाँ पर कैप लिखना पड़ेगा, R21 कैप है, इसको हम लिख सकते हैं R21 वेक्टर डिवाइडेड बाय R मतलब उन दोनों के बीच का डिस्टेंस। R12 का मैग्नीट्यूड की बात करो या 21 के मैग्नीट्यूड की बात करो, यहाँ से यहाँ जाओ या यहाँ से यहाँ जाओ, डिस्टेंस तो इक्वल ही रहेगी, डायरेक्शन अलग अलग होगी। तो हमने यहाँ पे सिंपल R ही लिख दिया। जब इसका वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो F21 वेक्टर हमारे पास में आएगा -G m1 m2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर इंटू R21 वेक्टर डिवाइडेड बाय R। इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, -G m1 m2 इंटू R21 वेक्टर डिवाइडेड बाय R3। ओके, तो ये हमारे पास वेक्टर फॉर्म मिला। ओके, यहाँ पर हम वापस से लिख सकते हैं, ये वेक्टर फॉर्म हमको क्या मिला, वेक्टर फॉर्म मिला F on 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू -G m1 m2 डिवाइडेड बाय R³ इंटू R1 नहीं R21 वेक्टर। ओके, इसे हमको यहाँ पे नहीं लिखना है, या फिर हम इसे थोड़ा सा स्लाइड में ले लेते हैं। ओके, तो ये आपको विजिबल होगा यहाँ पर F21। ओके, तो यहाँ पर हमने इसका वेक्टर फॉर्म देखा। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको अगर हमको F12 वेक्टर फाइंड करना, जो कि हम यहाँ पर पहले ही लिख चुके हैं, है ना, तो इसे भी हम कैसा लिख सकते हैं, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। F12 वेक्टर जो होगा वो होगा -G m1 m2 डिवाइडेड बाय R³ इंटू R12 वेक्टर। ओके, तो ये इसका वेक्टर फॉर्म है जो आपको समझना है। इससे रिलेटेड हम बड़ा इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल करते हैं, तब आपको ये सारे कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। हमारे पास में न्यूमेरिकल में क्या है, हमने यहाँ पर एक एक्स एक्सिस कंसिडर किया है, एक वाई एक्सिस कंसिडर किया है ना। ये हमारे पास में एक एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास में वाई एक्सिस है। एक्स वाई प्लेन की हम बात कर रहे हैं, और यहाँ पर 1,0 पर, सॉरी ये तो 0,1 होगा, तो 0,1 पर एक पार्टिकल रखा हुआ है यहाँ पर 2 kg का। ओके, और यहाँ पर 1,0 पर एक पार्टिकल 3 kg का रखा हुआ है। ओके, हमको फाइंड करना है फोर्स ऑन 3
ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन 3, क्या फाइंड करना है? क्वेश्चन है फाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स, फाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन 3 kg ड्यू टू 2 kg। ओके, 3 kg पर कितना फोर्स लगेगा वो हमको फाइंड करना है। तो हमें यहाँ पर 3 kg का फोर्स जो होगा उसके लिए हम इन दोनों वेक्टर को मिलाएंगे। ओके, यहाँ पर इसे पॉइंट नंबर 1 कंसीडर कर लेते हैं, इसको पॉइंट नंबर 2 कंसीडर कर ले। तो हमको सबसे पहले R12 वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा। R12 वेक्टर क्या होगा? R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, और R1 क्या है? 1i केप प्लस 0j केप माइनस ये क्या होगा? 0i केप माइनस 1j केप। R2 वेक्टर यही होगा। तो हमको यहाँ से R12 वेक्टर मिल गया, और ये R12 वेक्टर क्या है? 1i केप, मतलब इसे हम सिंपल i केप लिख सकते हैं, माइनस इसे हम लिख सकते हैं j केप। तो ये माइनस माइनस यहाँ पर प्लस आना चाहिए। ओके, अगर हम इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें तो R हमको मिलेगा √1² प्लस 1² मतलब कि √2 मीटर। ओके, अगर हम फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 बात करें तो वो होगा -Gm1m2 डिवाइडेड बाय R³ इंटू R12 वेक्टर। सबका वैल्यू पुट करेंगे तो -g का वैल्यू कितना है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11। m1 का वैल्यू कितना है? 3। m2 का वैल्यू कितना है? 2। और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? √2, और इसका क्यूब हम लिखेंगे यहाँ पर, है ना, इंटू वेक्टर क्या है हमारे पास में? i केप माइनस j केप। ओके, तो ये हमारा, अब इसे हम आगे कैलकुलेट कर सकते हैं। हम यहाँ पर -6.6 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 3 डिवाइडेड बाय, इसे हम लिख सकते हैं 2√2। क्या लिख सकते हैं? 2√2 इंटू i केप माइनस j केप। तो एक 2 यहाँ से हम कैंसिल कर सकते हैं, इंटू 2 का यहाँ से ये 2 कैंसिल हो सकता है, और इसे आगे सॉल्व करके आप आंसर न्यूटन में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा मेरे प्यारे बच्चों? हमने यहाँ पर सीखा कि आप वेक्टर फॉर्म में न्यूटन्स लॉ को कैसे समझ सकते हैं, और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट हमने वेक्टर रिप्रेजेंटेशन भी यहाँ पर सीखा। आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, पर उससे पहले हम बात करेंगे कि ग्रेविटेशनल लॉ से रिलेटेड जेई में, मेंस में और नीट में किस टाइप के क्वेश्चंस आने के चांसेस है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम देखेंगे। थैंक यू।